हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग जो है पिछले क्लास में क्या कवर किए थे, गयासुद्दीन तुगलक। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है वो 1325 से लेकर 1351 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक है, 1325 से 1351। इसके पिताजी जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, उसका कार्यकाल था 1320 से लेकर 1325 तक, है ना। अब देखिए 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसका बेटा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक उपाधि प्रदान की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो था जौना खां। क्या नाम था, जौना खां। ठीक है, 1325 ईस्वी में यह तुगलक का ये दूसरा शासक बन के गद्दी पर बैठता है। जब यह शासक बनता है, गद्दी पर बैठता है, तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, तो सबसे पहला काम ये करता है कि जितने भी उलेमा वर्ग थे, जितने भी उलेमा वर्ग थे, उन सबको बातों को नजरअंदाज करता है। उन सभी के बातों को नजरअंदाज करता है और कहा जाता है कि वह एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़ता है। अब एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आगे बढ़ता है और अपने उलेमाओं को नजरअंदाज कर देता है, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब बताइए, उलेमाओं का बातों को अगर नजरअंदाज करेगा कोई शासक, तो उलेमा लोग शांत रहेगा? बोलिए, नहीं ना शांत रहेगा, नहीं रहेगा। तो उससे खफा हो जाते हैं, किससे, मोहम्मद बिन तुगलक से। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमसे खफा हो गए। वह क्या चाहता था, वह एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना चाहता था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल लोग आक्रमण किया था, है ना। अब मंगोल लोग जो आक्रमण किया था वो 1326-27 में, 1326-27 में। तो मंगोल लोग जो आक्रमण करता था, तो उससे बचने के लिए इसने जो है एक नगर की स्थापना की थी, जिस नगर का नाम था आपका क्या, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद एक नगर, एक किला का स्थापना किया गया था। वो किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना। कि कुछ अगर ऐसा घटना घटता है तो उस किले में जाके, उस नगर में जाके अपने आप को वह बचाव कर सकता था। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है स्वर्ण जड़ित ईंटों से महल बनवाया था और उसके बीच में एक कुंड का निर्माण किया गया था और उस कुंड में बहुत सारे सोना चांदी डाल के रखा गया था। सोना चांदी से वो कुंड को भर दिया गया था। और ये बात है कहाँ, तुगलकाबाद का। तो तुगलकाबाद का निर्माण किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, जिसका उपाधि हो गया जौना खां। और यह जब शासक बनता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को धार्मिक एवं न्यायिक मामलों से उलेमाओं का वर्चस्व समाप्त करने के लिए, और वह चाहता था कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य बने। मोहम्मद बिन तुगलक अब धर्म निरपेक्ष राज्य बने। कोई उलेमा चाहेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग का राजस्व ज्यादा, हम लोग का वर्चस्व ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वो तो शासक था, वह तो उसके राज्य में हिंदू भी रहा करते थे और मुसलमान भी रहा करते थे। बात समझ रहे। तो ये तो हो गया उसका अपना तरीका, स्टाइल के। वो क्या चाहता था कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना चाहता था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। एक नगर का स्थापना कर दिया था जिसका नाम क्या है, तुगलकाबाद। बात समझ रहे। तुर्कों से बचने के लिए 1326-27 यानी कि जब वह गद्दी पर बैठा, उसी समय में तुर्क आक्रमणकारी जिसका नाम था तर्मशिरीन,
इसके अगुवाई में यहाँ पे हमला किया गया था 1326-27 में। बात समझ में आया। कहा जाता है कि धर्मश्रीन, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धर्मश्रीन जब अपना सेना को लेकर आगे बढ़ा तो वह सिंध तक आगे आ गया था, सिंध तक। ये घटना जब ये मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है तब का है। सिंध समझ रहे, सिंध इधर से पाकिस्तान वगैरह, जम्मू वगैरह, पंजाब वगैरह, सिंध, झेलम वगैरह सब नदी है ना, ये सिंध तक ये पहुंच चुका था। और इस मंगोल का एक टुकड़ी जो था वो दिल्ली से 65 किलोमीटर पीछे तक पहुंच गया था। मतलब दिल्ली से मात्र 65 किलोमीटर पीछे तक आ गया था मंगोल का सेना का एक टुकड़ी, जिसे हम लोग एक जगह था उसको हम लोग मेरठ के नाम से भी जानते हैं कि मेरठ तक भी वो पहुंच चुका था। अब ये बात जो है पता चलता है कि उसको मोहम्मद बिन तुगलक को जब पता चलता है कि मंगोल हम लोगों पे हमला कर दिया है और मात्र 65 किलोमीटर दूर पर मंगोल है, तो कोई भी शासक रुकेगा नहीं। शासक अपना सेना को लेके आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद जो है वो मंगोल पे हमला करता है। और कहा जाता है कि झेलम नदी के किनारे मंगोल के साथ में मोहम्मद बिन तुगलक का जबरदस्त युद्ध होता है। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक जो है जीत जाता है। अब मंगोल यहाँ पे हार जाता है, मंगोल यहाँ पे हार गया। उसके बाद कहा जाता है कि कालानौर, नाम सुने, कालानौर तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक अपना विस्तार कर लेता है। कालानौर तक अपना विस्तार कर लिया और पेशावर तक वो पहुंच चुका था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बात समझ रहे? तो यही सब हमला से बचने के लिए उसने एक नगर का निर्माण करवा लिया था जिसका नाम था क्या? तुगलकाबाद। मंगोल लोग हमला किया, ये भी देख लिए। मंगोल लोगों को झेलम नदी के किनारे वह परास्त किया, भगाया, वो भी आप देख लिए। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था, शासक था, जिसे हिंदुओं के होली में शरीक हुआ था। हिंदू लोग जो होली खेलता था ना, तो उसमें ये पहला शासक था जो उसमें शरीक हुआ था, मतलब उसमें शामिल हुआ था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के सामने में एक बात आती है, आपको बता देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री हिंदुस्तान आया था? तो वह, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। यह एक अफ्रीकी यात्री था। क्या था? अफ्रीकी यात्री था। बात समझ में आया? मोहम्मद बिन तुगलक का एक कोट है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। उसने कहा है कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है। वैद्य सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और अगर बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। ये किसका बात है? मोहम्मद बिन तुगलक का बात। अब सोचो ना, एक शासक जो है गद्दी पर बैठा 1325 ईस्वी में, और 1326 ईस्वी में उसमें मंगोल लोग क्या किया? हमला कर दिया। और झेलम नदी के किनारे बेचारा सेना लेके गया और उसको परास्त किया। परास्त करने के बाद कहा जाता है कि कालानौर तक पूरा शासक को अपना कैप्चर में ले लिया और पेशावर तक वो पहुंच चुका था। कौन? आपको मोहम्मद बिन तुगलक। खदेड़ के भगा दिया किसको? मंगोल लोगों को। अब समझे? अब इसके दरबार में एक अफ्रीकी यात्री कौन आया? इब्न बतूता आया। कौन आया? इब्न बतूता आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना तो आप समझ गए हैं कि क्या क्या उसके साथ हुआ, है ना? वो क्या करना चाहता था, क्या हो जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो उलेमाओं का बात को नहीं मानता था, तो फिर वो करता क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। तर्क पर आधारित शासन चलाने का
प्रयत्न करता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि उसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था तथा वह बहुत विवेचनात्मक बुद्धि व खुले विचार वाला व्यक्ति था। ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आजकल क्या, कभी भी लोग जैसे कि होता है ना, एक लोग होते हैं क्या कि लोग दूर दृष्टि का नहीं सोचते हैं, है ना, क्विक बोलते हैं कि ये एक्शन ले लीजिए, बात समझ रहे हैं, ये एक्शन ले लेते हैं। अब कोई होता है जो दूर दृष्टि का सोचते हुए वो काम करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, वो दूर दृष्टि का नहीं सोचता था ज्यादा, वो सोचता था कि नहीं जो हो रहा है इससे कर दो, ऐसे कर दो, सब हो जाएगा। तर्क पे ज्यादा वो अपना ध्यान देता था कोई भी चीज पर, उलेमाओं का बात को तो मानता नहीं था। साथ ही साथ क्या था, वह एक धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया हुआ व्यक्ति था। और उसके बाद कहा जाता है कि वो विवेचनात्मक बुद्धि व खुले विचार वाले व्यक्ति भी था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जीता जाता नमूना आपको देखने को मिलेगा 1327 ईस्वी में, जब राजधानी परिवर्तन करता है। होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में बैठा हुआ था, उधर मुगल लोग हमला किया 1326-27 में, वो मंगोल लोग हमला किया 1326-27 में, वो उधर लड़ने चला गया। अब यह चाहता था कि मेरा साम्राज्य जो है दक्षिण की तरफ भी फैले, बात समझे। अब इसका यह कहना था कि अगर दक्षिण की तरफ अगर हमको शासन करना है, या फिर हमको पूरे भारत में अगर शासन करना है, तो हमको दिल्ली में रह के शासन नहीं हो पाएगा। दिल्ली में रह रहे हैं तो इधर सिंध दिखाई दे रहा है, पेशावर दिखाई दे रहा है, दिल्ली दिखाई दे रहा है, लेकिन साउथ वाला जो राज्य सब था वो लोग हमको ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है। वो लोग अपने आप को स्वतंत्र बना ले रहा है, टैक्स नहीं देंगे, फ्रीडम अपना कर ले रहा है, आजाद कर ले रहा है अपने आप को दिल्ली से। तो उस पर नियंत्रण कैसे होगा, तो 1327 ईस्वी में यह जो है एक कदम उठाता है। वो कदम क्या था 1327 ईस्वी में? तो दिल्ली से देवगिरी, कहा? देवगिरी, ये अपने जितने भी राज्य में फरमान जारी करवा दिया, डंका पिटवा दिया, सुन रहे भाई, सभी लोगों को जाना अनिवार्य है, हम लोग जो है राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं। कहा? तो हम लोग जा रहे हैं देवगिरी, और जाना सभी को क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, ये वही देवगिरी है जिसका नाम आप लोग दौलताबाद के नाम से जानते हैं, दौलताबाद। अब राज्य में पूरा डंका पिटवाया, अब राजा कह रहा है कि चलना है। अब दूरी जानते हो 1500 किलोमीटर। अब उस 1500 किलोमीटर को उस समय तो कोई जहाज था नहीं कि इन्हें से उठाए इन्हें से लैंड कर गए, हेलीकॉप्टर था नहीं कि इन्हें से उठाए उन्हें पटक दिया, हाँ नहीं। तो लोग जाते थे या तो पैदल या फिर घोड़ा से, ये नहीं जाएंगे। अब सोचिए घोड़ा से या फिर पैदल, अब पूरा सामान को लेके जाना है, खाली अपने नहीं, पूरा सामान के साथ शिफ्ट करना है वहां पे। अब शिफ्ट करने का तर्क क्या दिया गया? शिफ्ट करने का तर्क यह है कि अगर मैं देवगिरी में रहूंगा तो मैं वहां से उत्तर भारत को भी देख सकता हूं और दक्षिण भारत को भी देख सकता हूं, यानी कि मेरा पूरा साम्राज्य जो है वो हमको दिखाई देने वाला है अगर मैं एक सेंटर में रहूंगा तो। यह सोच था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लेकिन अच्छा सोच के साथ साथ में किया कौन चीज? ये फरमान जारी कर दिया कि सबको जाना अनिवार्य है, सबको। कोई आदमी बोला नहीं जाएंगे तो सोच लेना, माने सब अपने भी गए, गुड़िया बिस्तर लेके भी गए। कहा जाता है कि आया जब इन लोग देवगिरी, 1500 किलोमीटर अगर कोई चलेगा तो बताओ उसका क्या हालत होगा। जैसे आप लोग इतिहास सुन रहे थे, सबका आंख भरा भरा लग रहा है कि रात में सोए नहीं है।
रात भर जगे हैं, कोई ऐसे देख रहे हैं तो कोई ऐसे देख, सुन रहे हैं कि नींद में है? सुन रहे हैं। कोई जबरदस्ती भी सुन रही है, कोई जबरदस्ती भी सुन रहे थे नहीं। तो हुआ क्या फरमान जारी किया कि भाई चलना है सबको, चलिए, सरकार कह रहे थे चलना है। गया बेचारा 1500 किलोमीटर जाना है, पहाड़ी पार करके, नदी पार करके, खेत पार करके। कितना आदमी लोग बेचारा मर गया, कितना आदमी मर गया। इस क्रम में पहुंचा देवगिरी, राजधानी बना दिया, बहुत बढ़िया। और राजधानी बनाया तो राजधानी बनाने के बाद बड़ा खुश हुआ कि अब जो है हम लोग भारत पे पूरा अधिकार कर सकते। दिल्ली भी दिखाई देगा, इधर दक्षिण भी दिखाई देगा। लेकिन आप एक चीज को हमेशा नोटिस कीजिएगा, कभी कभी कोई चीज आपको जैसे कि आपको इसको ऐसे समझिए आप, जैसे कि कोई इंसान को कोई भी नया चीज बहुत प्यारा लगता है, नया चीज बहुत प्यारा लगता है, लेकिन पुराना चीज उसको क्या लगता है, बहुत खराब लगता है। काहे कि वो पुराना हो गया, उसका कोई अब वैल्यू नहीं रहा। लेकिन नया चीज उसको इसलिए पसंद लगता है क्योंकि वो नया, एकदम नया है, समझ रहे हो, नया है। और वही चीज मोहम्मद बिन तुगलक को लग रहा था कि दौलत, अब कहाँ आ गए हम लोग, देवगिरी में आ चुके हैं, अब ये नया राजधानी है, दिल्ली वहां है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, नया चीज यानी कि नया चीज जो होता है, अगर आप उससे खेलते हैं तो वो कुछ ही घंटा या कुछ ही दिनों तक आपको अच्छा लगेगा, फिर अंततः आप पहुंचते हैं कहाँ, उसी पुराना चीज के पास। सही बात है गलत बात? सही बात है कि नहीं? नहीं सही बात है। वही बात हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। ये जब पहुंचा देवगिरी, तो देवगिरी पहुंचा, शुरुआत में इसको खूब मन लग रहा था, लेकिन इसका जो मन था ना, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा था यहाँ पे रह के। उसको लग रहा था कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। तो उसको मन चित नहीं लग रहा था, समझ रहे? तो नया नया चीज में आपको खूब इंटरेस्ट लगेगा, और जब नया चीज आपको लगने लगेगा बोर, तो फिर आप कहाँ भागिएगा, पुराना चीज के पास। वही मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा। तुगलक को लगा कि ओह साला यहाँ मन नहीं लग रहा, एक साल रहा तो मन अब नहीं लग रहा, तो अब कहाँ मन लगेगा, चलो दिल्ली। फिर फरमान जारी किया कि भाई कम बैक टू दिल्ली सब चलो कहाँ, दिल्ली। सब दिल्ली उठने लगा, दिल्ली चलने लगा। बात समझ में आया? जब वहां जब पहुंचा था वहां पे वह देवगिरी में, तो देवगिरी का नाम वो रख दिया था क्या, दौलताबाद। बड़ा प्यार से, जब आप नया नया सामान कोई चीज लीजिएगा ना, तो उसका बड़ा प्यार से नाम रखिएगा, एकदम नहीं रखते हैं। जैसे कि कोई भी चीज लिए, मोबाइले लिए, तो मोबाइल को बड़ा संभाल के रखते हैं, और जैसे ही पुराना हो जाता है तो अरे यार फेंको इसको, नहीं, उसे कोई वैल्यू नहीं, पुराना चीज का कोई वैल्यू नहीं। तो जब पहुंचा ये देवगिरी, तो लग दिया नाम कौन सी, दौलताबाद। ओ माय गॉड, दौलताबाद। उसके बाद उसको खुद मन नहीं लगने लगा। अब मन नहीं लगने लगा, इसका नतीजा यह हुआ कि वह फरमान जारी करता है फिर जनता के बीच में, सब चलो दिल्ली। लो 1500 किलोमीटर आए, अब 1500 किलोमीटर जाएं। देखो बात समझो, ये दूरदृष्टि का सोच नहीं रखता था। समझ रहे हो बात को? दूरदृष्टि में समझ रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि तुरंत कर लो कोई भी चीज को, हो गया सो हो गया, दूर में एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ये नहीं समझता था। चूंकि राजा था, बस हम सोचा कि हम जो कहेंगे वही होगा, समझ रहे हैं? वो दूर सोच के कोई काम नहीं करता। तो वही नतीजा वही होता है कि दौलताबाद से, यानी देवगिरी को नाम रखा क्या, ये दौलताबाद। और दौलताबाद से ये पुनः कहता है कि कहाँ चलना है भाई, दिल्ली चलना है। लो
राजा का आदेश, सब सामान उमान लेके चलना, ऐसे नहीं चलना है दिल्ली, सब सामान। अब सोचो 1500 किलोमीटर फिर जा रहा है इन लोग सामान उमान लेकर, पहाड़, नाला, नदी, क्या क्या अगड़म बगड़म पार करके पहुंचना है कहाँ, दिल्ली। राजा तो अपने हाथी में बैठा होगा, चल रहा टुक 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 टुक, जनता लोग कोई डेगची लेके, कोई माथा में कुछ लेके चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। कहा जाता है दिल्ली पहुंचने के क्रम में भी बहुत सारे लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये सब बात उसको समझ में आया बाद में, बात समझे। तो ये घटना एक राजधानी परिवर्तन जो 1327 में किया था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो मन इसका छटपटाते रह रहा है। अब आता है 1329, 1329 से लेकर 1330। 1329 में इसने एक और क्या कहते हैं उसको, एक और चलन चलवाया, कहा उसको प्रतीक मुद्रा। अब ये प्रतीक मुद्रा क्या है, ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि उस समय में, जिस समय में यह शासक बना था, उस समय में चांदी के सिक्के चलते थे। तो चांदी के सिक्का का क्या हुआ था ना कि कमी पड़ गया था, कमी हो गया था। और आप सुने होंगे चीन में एक कबीलाई जीवन जिया करता था, ठीक है, ठीक है, चीन, मंगोल लोग। तो चीन का एक कबीला का सरदार के, जो कि उसका नाम था कुबलई खां। कुबलई खां, ये कुबलई खां उस वक्त में प्रतीक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जो उसके लिए सफलता मतलब उसको कहा जाए कि वो सफल रहा। मतलब चीन का जो था, जिसका नाम था कुबलई खां, इसने प्रतीक मुद्रा चलाया था और वह सफल रहा। अब तुगलक के समय में चांदी के सिक्के की किल्लत हो रही थी, तो इसने कहा कि भाई ऐसा है कि चलो हम लोग भी प्रतीक मुद्रा चलाते हैं। याद रखना, प्रतीक मुद्रा चलाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और प्रतीक मुद्रा चलाने वाला ही, आगे सुनो कहानी, आगे बताते हैं। उससे पहले 1294 में काई कातू नामक एक ईरानी शासक था। काई कातू, ठीक है, काई कातू एक ईरानी शासक था जिसने कागजी मुद्रा चलाया था। कागजी मुद्रा, चांद प्रचलित करने की कोशिश की थी, कोशिश किया था इसमें। कागजी मुद्रा, सोच ले, तब से अभी कोई चीज नया नहीं है, कोई भी चीज नहीं, सब चल रहा। अब चीन का कुबलई खां प्रतीक चिन्ह चलाया, प्रतीक मुद्रा। चांदी का किल्लत हो रहा था इसके राज्य में भी, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी प्रतीक मुद्रा चलाएं। तो प्रतीक मुद्रा जो ये चलाया, तो इसने कहा कि कांसे का सिक्का हम लोग बनवाएंगे, चांदी का नहीं, कांसे का सिक्का, और चांदी के टंके करीब बराबर हो, वैल्यू उसका वैल्यू होगा बराबर। अब बताओ, चांदी तो सब जगह नहीं मिलता, लेकिन कांसा मिलेगा ना। अब हुआ क्या, जब ये जनाब प्रतीक चिन्ह चलाया, तो इससे भी ज्यादा होशियार लोग, जनता ज्यादा होशियार होता है, इन लोग क्या किया, जब ये चांदी का सिक्का चलाया था, तो लोग घर घर चांदी का सिक्का बनाना शुरू कर दिया, समझे। चांदी बोल रहे हैं, कांसा का सिक्का, सॉरी, कांसा का सिक्का बनाना शुरू कर दिया। कांसा अवेलेबल हो जाता है ना, कांसा का सिक्का बनाना ये लोग शुरू कर दिए। अब ये राजा को पता चला, ये भाई कांसा का सिक्का तो घर घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बोला राजा कि ना, इसको भी चेंज करो, ये भी कन्वर्ट करो।
तो इसको भी कन्वर्ट करके इस फैसला को, यानी कि प्रतीक मुद्रा के फैसला को ये वापस ले लिया। बोला कि नहीं, चांदी का ही सिक्का चलने वाला है। बात समझ में आया? ये आपका कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या क्या काम कर रहे समझ में आ रहा है? तो इसका हम लोग नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है।